हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी विशिष्ट शिक्षण विधियों की। चर्चा आरंभ करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। विशेष शिक्षण विधियां। विशेष शिक्षण विधियां किनके लिए? जैसे समावेशी शिक्षा में जो विशिष्ट बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं सामान्य बच्चों के साथ, उनको शिक्षा देने के लिए, उनके अधिगम के लिए कुछ विशेष शिक्षण विधियों, उपायों, तरीकों को अपनाने की आवश्यकता होती है, जिससे उनमें जो भी असमर्थता है या जो भी निर्योग्यता है उसको दूर किया जा सके, जिससे विशिष्ट बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अधिकतम लाभ उठा सके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा तथा उनके लिए कक्षा कक्ष के प्रबंधन में शिक्षक को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के मानसिक स्तर के साथ साथ विभिन्न प्रकार के विशिष्टता वाले बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो यह कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि एक कक्षा में प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, अपवंचित, असमर्थ, दिव्यांग, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित, अवधान बाधित और सामान्य बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस परिस्थिति में शिक्षक को निम्नलिखित रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 1 है गति अशक्तता में शिक्षण। कक्षा में जिन छात्रों में गति संबंधी अर्थात क्रियात्मक अशक्तता पाई जाती है, उन छात्रों के प्रति शिक्षक को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनको प्रथम पंक्ति में बैठने का अवसर देना चाहिए, जिससे कि उनको खुला स्थान मिल सके तथा वे अपने गति संबंधी उपकरणों को उचित प्रकार से रख सके। जैसे कि यदि कोई अस्थि बाधित बालक है, चलने के लिए वह बैसाखी या किसी अन्य सहारे का उपयोग करता है, तो उसे आगे की बेंच में बैठाना चाहिए, जिससे उसे अधिक चलना ना पड़े और वह अपने उपकरण को भी सुरक्षापूर्वक रख सके। इसके साथ साथ शिक्षकों को उन बच्चों को यह अनुभव करवाने का प्रयास करना चाहिए कि वह भी सामान्य छात्रों की भांति ही क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें शैक्षिक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कई बालक स्वाभाविक रूप से बहुत धीरे लिखते हैं। ऐसे बालकों के लिए जब ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखा जाए तो ब्लैक बोर्ड को 2 भागों में बांटा जा सकता है और पहले एक भाग में लिखें और तब फिर दूसरे भाग में लिखें। तो ऐसे में जो बच्चे बहुत धीरे लिखते हैं तो वो पहले भाग को लिख लेंगे, फिर उसके बाद जब शिक्षक ब्लैक बोर्ड के दूसरे भाग में लिखेगा, फिर जब वो दूसरे भाग में लिखते रहेंगे तो वो पहले भाग को रब कर सकते हैं। तो इस तरह से जिन बालकों में क्रियात्मक अशक्तता है, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या फिर वो मानसिक तौर पर है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। वैसे बालकों को भी सीखने की प्रक्रिया में उन्नत बनाया जा सकता है। नंबर 2 है दृष्टि क्षीणता में शिक्षण, अर्थात दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। जिन बालकों में दृष्टि क्षीणता पाई जाती है, वैसे छात्रों को कक्षा में आगे बैठने का अवसर देना चाहिए, जिससे वे ब्लैक बोर्ड के कार्य को आसानी से देखकर लिख सकें। और ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए मुख्य बिंदुओं को रंगीन चौक से भी लिखना चाहिए, उसके लिए रंगीन चौक का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग बड़े आकार में किया जाना चाहिए, जिससे छात्र उसे स्पष्ट रूप से देख सकें। उनको अधिक से अधिक श्रवण के माध्यमों से शिक्षा प्रदान की जाए। पूर्ण दृष्टिहीनता की स्थिति में ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जा सकता है तथा स्पर्श के माध्यम से अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। 3rd है श्रवण क्षीणता में शिक्षण, अर्थात जिन बच्चों को सुनने से संबंधित समस्याएं होती है, उन्हें किस प्रकार से शिक्षण दिया जा सकता है। श्रवण दोष से युक्त छात्रों को प्रभावपूर्ण शिक्षण देने के लिए
सबसे पहले इनके लिए विद्यालय में श्रवण यंत्रों की व्यवस्था की जा सकती है। नंबर 2 है श्रवण दोष से ग्रसित बालकों का अच्छे चिकित्सक से परीक्षण कराया जाना चाहिए और जो भी उनके लिए आवश्यक सुविधाएं हैं, उपचार हैं, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। श्रवण दोष वाले बालकों को दृश्य साधनों के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जा सकता है और इन्हें भी कक्षा में आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए, जिससे कि ये शिक्षक की बातों को स्पष्ट रूप से सुन सके और उसे समझ सकें। नंबर 4 है मानसिक रूप से मंद बालकों का शिक्षण। मानसिक रूप से मंद बालकों को शिक्षक अपनी कुशलता एवं प्रभावशाली शिक्षण दे सकता है। इसके लिए मानसिक रूप से मंद बच्चों के शिक्षण कार्य के समय रुचिपूर्ण गतिविधियों को अपनाना चाहिए, जैसे गिनती एवं पहाड़ों का ज्ञान कविताओं एवं पहेलियों के माध्यम से देना चाहिए। इसके साथ साथ खेल विधि अर्थात खेल खेल में उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को खेल में अत्यधिक रुचि होती है। उन्हें करके सीखने के अवसर देने चाहिए। उन्हें शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे देखकर अधिक सीखते हैं और वो सीखने में रुचि भी लेते हैं। यदि उपरोक्त बातों का ध्यान रखा जाए तो मंद बुद्धि छात्रों को सामान्य छात्रों की भांति ही शिक्षा प्रदान करने में एक शिक्षक कुशलता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है नंबर 5 अधिगम अक्षमता में शिक्षण। छात्रों में विभिन्न प्रकार की अधिगम अक्षमता पाई जाती है, जैसे बोलने, पढ़ने, लिखने, गणितीय संबंधी, संप्रेषण संबंधी, अवधान संबंधी इत्यादि। इन सभी अक्षमताओं के कारण भी अलग अलग होते हैं, तो शिक्षक को चाहिए कि वह सबसे पहले अक्षमता के कारणों को ज्ञात करके उनके शिक्षण का कार्य शुरू करे। कुशल शिक्षण के द्वारा अधिगम अक्षमता के सभी दोषों को दूर किया जा सकता है, उनको शैक्षिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। अधिगम क्षमताओं के प्रकार एवं उनके उपाय के लिए यदि आप अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। बालकों के अवधान को केंद्रित करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। जैसे कुछ बालक होते हैं जिनका कि ध्यान ही स्थिर नहीं होता, वे कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी चीज़ पर। इसके लिए विद्यालय में ध्यान एवं योग को पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। इससे बालकों के अवधान संबंधी समस्या को दूर करने में बहुत ही सहायता मिलती है। नेक्स्ट है नंबर 2 बालकों की स्मृति को अभ्यास के माध्यम से परिपक्व बनाना चाहिए। सभी जानते हैं कि अभ्यास के द्वारा किसी भी चीज को हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। छात्रों की रुचि एवं योग्यता का ध्यान रखते हुए शिक्षण करना चाहिए, अर्थात छात्रों की रुचि को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण को रुचिकर बनाना चाहिए। उसके लिए उसी तरह के शिक्षण सामग्री और उससे संबंधित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 4 छात्रों को हमेशा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता के अवसर प्रदान करने चाहिए, अर्थात केवल शिक्षक ही ना पढ़ाए, उसमें छात्रों को भी जगह जगह आवश्यकता अनुसार शामिल करने का प्रयास करें। आवश्यकता पड़ने पर क्वेश्चन पूछे, उन्हें उसके उत्तर देने के लिए कहे, या फिर उन्हें अपने विचार उस विषय से संबंधित जो भी टॉपिक पढ़ा रहे उससे संबंधित विचार अभिव्यक्त करने के अवसर दे इत्यादि। नेक्स्ट है नंबर 5 शिक्षण कार्य करते समय छात्रों की रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार उनके मानसिक स्तर को देखते हुए शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6 है विद्यालय के वातावरण संबंधी उन दोषों को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए जो बालक के अक्षमता को दूर करने में बाधा उत्पन्न करती है, अर्थात जैसे यदि समुचित अवसर ना दिया जाए जिससे कि बालक अपनी अक्षमता को दूर करने के अवसर प्राप्त कर पाते हों, तो उस तरह के वातावरण को दूर करना चाहिए। कभी कभी विद्यालय यदि शोरगुल वाले स्थान पर हो, इससे भी बालकों के अवधान में बाधा उत्पन्न होती है। तो कई अन्य कारण भी हो सकते हैं वातावरण संबंधी जो बालकों में कई प्रकार की अक्षमता को उत्पन्न करते हैं। तो यदि वातावरण संबंधी कुछ दोष है तो आवश्यकता अनुसार उसमें भी सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। हम कुछ और भी उपायों को देखेंगे जिससे कि विशेष अधिगम प्रक्रिया में जो विशेष बालक है उनके शिक्षण अधिगम को और अधिक उन्नत बनाने के लिए शिक्षक कुछ उपायों को अपना सकते हैं।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रत्येक शिक्षक को शैक्षिक वातावरण से संबंधित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक छात्र को भी शैक्षिक वातावरण की परिस्थितियों में शिक्षण करने के योग्य बनाया जाता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा सभी प्रकार के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ निम्न तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि विद्यालय के वातावरण को परिवर्तित करना संभव नहीं होता है। उसी वातावरण में शिक्षक को और छात्र को दोनों को ही पढ़ाने और पढ़ने का आदत या अभ्यास करना होता है। नंबर 1 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कक्षा का प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि ले सके तथा अपने अधिगम स्तर को ऊंचा बना सके। अर्थात जैसे कुछ शिक्षक होते हैं जो केवल सिलेबस कंप्लीट करना अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को जो भी पढ़ाए कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसे समझे और सीखे, और यदि शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाया जाएगा तो सभी बच्चे उसे सीखने में रुचि लेंगे। नंबर 2 है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशेष सुविधाएं। शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बालकों को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनकी अक्षमता शिक्षण के मार्ग में बाधा ना बन सके। जैसे यदि किसी क्लास में दिव्यांग बालक है, वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर के क्लास में फर्स्ट फ्लोर में नहीं जा सकता, तो वैसे क्लास के या फिर उस कक्षा के बालकों के शिक्षा का प्रबंध ग्राउंड फ्लोर पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 3 गतिविधि आधारित एवं बाल केंद्रित शिक्षण विधि का प्रयोग। शिक्षक को सदैव गतिविधि आधारित एवं बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्रों को यह अनुभव हो सके कि छात्रों का भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है और वह करके सीख सके। और अब जब से शिक्षा में मनोविज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा है, तो शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, ना कि शिक्षक केंद्रित। इसलिए जब भी पढ़ाएं तो बाल केंद्रित विधियों का प्रयोग अवश्य करें। नेक्स्ट है नंबर 5 सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। छात्र की गलती पर उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी गलती के कारणों की खोज करने के बाद उसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि छात्रों का शैक्षिक विकास संभव हो सके। जैसे कुछ छात्र बार बार पूछते हैं, वो किसी बात को देर से समझते हैं, तो वैसे में शिक्षक को क्रोधित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बालक की बात को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, उनकी समस्या को समझना चाहिए और उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 6 है छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति का ध्यान। शिक्षक को सदैव प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखना चाहिए और इसी आधार पर अपने शिक्षण कार्य की योजना बनानी चाहिए, जिससे कि निर्धारित उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सके और शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सके। व्यक्तिगत आवश्यकताएं अर्थात जैसे पिछड़े बालक में हमने देखा है कि कभी कभी बालक अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण या खराब आर्थिक स्थिति के कारण उसे जो शिक्षा से संबंधित उपकरण चाहिए होते हैं, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, वो नहीं उपलब्ध हो पाते और वो नहीं पढ़ पाता है, या फिर घर का वातावरण कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण बालक नहीं पढ़ पाता है और उसके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो इसलिए छात्र के व्यक्तिगत जो कारण है उसे समझना चाहिए और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। फिर शैक्षिक आवश्यकताएं कि कभी कभी शिक्षक की बात को बालक नहीं समझ पाता है, तो इसे भी ध्यान देना चाहिए शिक्षक को कि बालक उनकी बात को अच्छे से समझ सके। और शैक्षिक आवश्यकताएं अर्थात कक्षा के अलावा भी बालक के जीवन से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि शिक्षक को समझनी चाहिए। जैसे कि कोई क्लास में यदि प्रतिभाशाली बालक ही है, तो सभी जानती कि वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी और जिज्ञासु होता है, वो इससे संतुष्ट नहीं होता है। तो शिक्षक को उसकी भी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार उसे कार्य देना चाहिए, उसे उत्तरदायित्व देना चाहिए, जिससे उसकी जो जिज्ञासा है वो संतुष्ट हो सके। तो इस प्रकार से कक्षा के विभिन्न बालकों की आवश्यकताओं को यदि ध्यान में रखा जाएगा, तब फिर अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। सभी बालकों के शिक्षण अधिगम को और अधिक उन्नत बनाया जा सकता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।